हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हमने देख लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। समझ में आ गया? तो जो दो चीजों को मर्ज कर दिया है ना टेक्स्ट बुक में, उसको मैंने अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि हम लोग ने लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व किया, जैसे हमने शक्कर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है ना, पानी में शक्कर डिसॉल्व कर दी। अब हम गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो होता है कार्बोनेटेड वाटर, यानी जो आपका पानी होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डिसॉल्व होती है, और वो अलग अलग कलर का आपको मिलता है। समझ आ रहा है? तो बिल्कुल वैसे ही आपके लिक्विड्स में गैस भी डिसॉल्व हो सकती है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको बुलबुले ऊपर आते हुए नजर आते होंगे, उसमें टर्मिनल वेलोसिटी इसकी नेगेटिव होती होगी। देखो, फिजिक्स घुस गया इसमें, है ना। चलो भाई, तो बेसिकली क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो है ये अभी हम लोगों को देखना है। और लिक्विड्स के अंदर गैसेस डिसॉल्व होती है, जैसे हमारा पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। हमारा जो समंदर है, अगर उसके अंदर वो जो पानी है, समंदर का पानी, उसमें अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगा तो मछली कैसे जिंदा रहेगी? समझ आ गया? जो उसके अंदर जीव जंतु है, जो उसके अंदर लिविंग थिंग्स हैं, मैमल्स वगैरह हैं, वो कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी के अंदर। तो लिक्विड के अंदर गैसेस भी क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती हैं, घुली हुई हो सकती हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो ये टॉपिक के बारे में अपने को पढ़ना है। सबसे पहले ये सॉल्युबिलिटी का आप डेफिनेशन लिखना है। वहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड का डेफिनेशन लिखा था। अब मैं आपको ये वाले सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन दे देता हूं। solubility of gases and liquids। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम of a liquid, in unit volume of a liquid, to make या to form a saturated solution, to form a saturated solution। ठीक है, at constant temperature and प्रेशर। समझ में आ गया? कोई भी आप पर्टिकुलर लिक्विड में उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व कर सकते हो, क्या फॉर्म करने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए। लास्ट लेक्चर में बताया मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? एग्जाम्पल तो आपको बता दिए मैंने, 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है जो भी मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया, ये लिखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, ये भी हो गया। इसके बाद अब क्या? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से हेनरीज लॉ आएगा अभी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। समझ में आ गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। एक चीज याद रखिएगा, जब हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन गैसेस की जब सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बात करेंगे, वहां पर प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यहीं से आपके हेनरीज लॉ जन्म लेता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सबसे पहली चीज तो वही है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो इसके ऊपर कोई मैं ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, वही कहानी है। केमिकल सिमिलैरिटी सेम होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो सोल्यूबल होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपको यानी गैस और लिक्विड की केमिकल सिमिलैरिटी होगी उनके बीच में, तो वो क्या होगा? ज्यादा सोल्यूबल होगा। यहां पर जो मेन चर्चा करनी है ना, मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर पे करनी है। समझ में आ गया? चलो भाई, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स है, जिसमें मुझे मेन चर्चा किस पे करनी है? प्रेशर और टेम्परेचर पे करनी है। तो आइए इस पे करते हैं। यहाँ पर केमिकल सिमिलैरिटी जिनकी होगी वो उसके साथ में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाले पे चर्चा करना रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर पे चर्चा करना। ठीक है, तो सेकेंड वाला सीधा मैं जाता हूं लेकर। इस पे क्या है आपका? प्रेशर। ये क्या फंडा है? प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करता है, मैं आपको अभी समझाता हूं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक कंटेनर है,
उस कंटेनर पे मैंने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया और इस पे मैंने क्या कर दिया, एक वेट रख दिया। क्या कर दिया, W क्या कर दिया, इसका मैंने एक वेट रख दिया। ठीक है, अब ये इसमें है और यहां तक का इसके अंदर कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। सोल्यूशन मतलब क्या, इसके अंदर लिक्विड भी है और ये जो डॉट है वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, गैस भी डिसॉल्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऊपर कुछ ना कुछ क्या है, गैस भरी हुई है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर भी क्या है, कुछ ना कुछ गैस भरी हुई है। समझ में आ गया। अब ये जो गैस इसमें भरी हुई है बच्चों, ये इस पे क्या कर रही होगी, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। प्रेशर एक्सर्ट करती है, ऑब्वियस सी बात है ना। चलो भाई अब समझने की कोशिश करो। यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, मैं मान रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम जो यहां पर सेटअप हो चुका है, वो इक्विलिब्रियम सेटअप का मतलब ये हुआ है कि जैसे यहां का कोई मॉलिक्यूल लिक्विड में जाएगा, ये वाला कोई गैस मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल जैसे लिक्विड में जाएगा, एक मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है उतना मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई अपने को समझ में आता है, ये सिचुएशन है। अब क्या करते हैं, अब यही वाला अपन क्या करते हैं, सिस्टम लेते हैं और इस पे थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसमें क्या चेंजेस करते हैं, इसमें चेंजेस ऐसा करते हैं कि अपन यहां पर क्या करते हैं, 2 वेट लगा देते हैं, W1 प्लस क्या लगते हैं, W2। तो इससे क्या होगा, ये 2 लगाने की वजह से ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, अभी स्लाइड हो जाएगा। ये कहीं यहां पहुंच जाएगा। देखो यहां पर था, अब वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, इधर कहीं पहुंच जाएगा। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक और वेट रख दिया, उससे प्रेशर बढ़ गया इसका, इससे प्रेशर बढ़ गया पिस्टन पर। तो वेट मैंने यहां पर ऐड किया, तो ये जो इसका सोल्यूशन का लेवल ये था, ये तो इतना ही है, ये तो इतना ही है। इसके अंदर जो गैस डिसॉल्व है, अब उसको समझने की कोशिश करो। ये जो है, अब गैस को हो गई कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होकर के कहां जाएगी, लिक्विड की सतह के पास जाएगी। जैसे लिक्विड की सतह के पास जाएगी तो पहले जो अमाउंट ऑफ यहां पर गैस डिसॉल्व थी, अब ये पिस्टन जो है नीचे आकर के गैस को दबा रहा है, गैस को दबा रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ और अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया। ये तो ऐसा है, ये तो यहां पर गैस है, लेकिन कुछ और अमाउंट एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पिस्टन नीचे आने से उसने गैस पे प्रेशर लगाया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैस थोड़ी सोल्यूबल थी, मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल इसके अंदर सोल्यूब क्या थे, डिसॉल्व थे। अब वहां पर प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगा और 50 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो पहले इक्विलिब्रियम था, यानी 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व थे, उसमें से एक भी आता था अंदर तो एक बाहर चले जाता था। तो ना एक्स्ट्रा अंदर आ रहा है ना एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कर दिया, यहां पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से गैस पर, यहां पर जो अंदर गैस थी उस पर प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ाने की वजह से ये जो आपके 100 मॉलिक्यूल थे उनमें 50 गैस के और मॉलिक्यूल ऐड हो गए। समझ में आ गया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर आप क्या करते हो, गैस का सोल्यूशन के ऊपर जो गैस भरी हुई है, सोल्यूशन के ऊपर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ गई ना सोल्यूबिलिटी। पहले सोल्यूबिलिटी कितनी थी, 100 मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने की, प्रेशर बढ़ा दिया, अब वो 150 मॉलिक्यूल डिसॉल्व करके बैठा हुआ है और कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। यानी ये बात अपने को समझ में आ रही है कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यही है हेनरीज लॉ। अब उसका अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बोला जाता है। हेनरीज लॉ बेसिकली यही है कि अगर हम लोग क्या कर देंगे, सोल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर अगर इंक्रीज कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इतनी आसानी से है। अब बुक में क्या लिखा होता है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर अपन समझने की कोशिश की, याद रख तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले मैं लिख देता हूं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, the solubility of the gas to be dissolved is directly proportional to the pressure above the solution। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सोल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर है इस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा आपका ऊपर का प्रेशर होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस उतनी ज्यादा होने वाली है। यही आपका क्या होता है,
हेनरीज लॉ होता है। अब समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। हेनरीज लॉ का और एक स्टेटमेंट है जो आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एनसीईआरटी जिस टर्म में बात करती है, तो एनसीईआरटी ज्यादा बेटर वे में बात कर रही है। मैं समझाता हूं क्या है। अभी यहां पर जो अपन ने गैस मानी थी ना बच्चों, वो एक ही कोई गैस मान ली थी। मान लो ऑक्सीजन मान लिया था अपन ने, मान लो पानी के अंदर ऑक्सीजन अपन क्या कर रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन भी यहां पर आ गया, हाइड्रोजन भी यहां पर आ गई, तो यहां पर तीन तीन गैसेस आ गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ये कंटेनर मान लो, इस कंटेनर में क्या है, तीन तीन गैसेस है, तो ऑक्सीजन अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के प्रेशर को कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन के प्रेशर को क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। क्यों ऐसा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन ही अकेला प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन ही अकेला नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन ही अकेला नहीं कर रहा है, सब पार्ट्स में कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर, बात सुनेगा, पार्शियल मतलब पार्ट्स में है। ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली यहां पर ये होगा कि ये जो आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। अब क्या, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मान लो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो गैस क्या करेगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो गैस क्या करेगी, लिक्विड की सतह पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी मतलब क्या, अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन के 5 हो जाएंगे और हाइड्रोजन का 1 ही होगा। कुछ समझ आ रहा है, यानी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसके ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे, और जिसके ज्यादा मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे हम ये कहेंगे कि उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। समझ में आ गया, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया। किसका प्रेशर ज्यादा है, मान लो नाइट्रोजन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसके मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन में, नाइट्रोजन के होंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब कितने, किसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, अरे जो डिसॉल्व ज्यादा होगी इसके मोल ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन हो रहा है, नाइट्रोजन। तो हम बोलेंगे यहां पर नाइट्रोजन का क्या है, मोल पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा है। समझ आ गया। अब हेनरीज लॉ एनसीईआरटी में यही बात करता है, एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से बात करता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुक एक गैस कंसिडर कर रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, एक से ज्यादा गैस भी हो सकती है, हमारे वाटर में ही एक से ज्यादा गैसेस होती हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग टू, आई एम सॉरी, हेनरीज लॉ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या बात करता है, एनसीईआरटी आपसे कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ, या फिर ऐसे लिखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस एट इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, the partial pressure of that gas above the solution, the partial pressure of that gas above the solution। समझ में आ गया, at constant temperature। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, and pressure। ठीक है ना, ठीक है, चलो भैया अपने को समझ में आ गया। तो ये एनसीईआरटी वाले यानी सीबीएसई वाले बच्चे जो है वो ये वाला याद रखेंगे, और जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो यही वाला स्टेटमेंट याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस एट इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है। जितना ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा किसी पर्टिकुलर गैस का, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा सॉल्युबल है मतलब उसके मॉलिक्यूल ज्यादा डिसॉल्व हुए, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। समझ में आ गया, तो यही बात करता है, इतना आसान है ये, है ना। चलो भाई ये अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, जो आपका पार्शियल प्रेशर है या आपका जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, मोल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर हेनरीज लॉ बात क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ आपसे बात क्या करना चाहता है, बोलना क्या चाहता है, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे। हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस is directly proportional to mole fraction of gas is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस
समझ में, वेपर फेस में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सोल्यूशन। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये जो अपने को यानी बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या, जितनी सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा उसके मोल फ्रैक्शन उतने ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर को P बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P इज इक्वल्स टू K टाइम्स या KH टाइम हेनरीज कांस्टेंट X ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। गैस इन सोल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस, ठीक है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को बेसिकली याद ही रखना है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। कौन सी चीज क्या है वो आपको मैंने समझा दी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब हेनरीज लॉ बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अब इसी से रिलेट करते हुए मैं टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, आइए उसको देखते हैं। तो फॉर्मूला याद कर लो जल्दी से। KH का वैल्यू जो है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ गया, KH value will be different at different temperature and pressure, different for different gases at a given टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अलग अलग गैसेस के लिए KH का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देयरफॉर pH क्या मिला अपने को, pH क्या मिला है, P अपने को मिला है KH इंटू एक्स। समझ में आ गया, अपने को मिला है। तो यहाँ पर आप क्या समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे, इफ P इज कांस्टेंट, अगर P को कांस्टेंट मान लिया जाए, ध्यान से सुनना, ठीक है, याद करवा दूंगा अभी मैं ये, P को अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा। ये अगर कांस्टेंट है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको नीचे भेज दो, ये हो जाएगा KH। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हो गया काम, ये आपका क्या होगा, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका X हो जाएगा। X यानी क्या, आपका मोल फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ रही है। अब इस चीज का आपको याद रखना, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो KH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं भी आपको डेटा दूंगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो KH है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके X है, ठीक है। चलो भाई, X यानी क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। KH यानी क्या, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। चलो भाई, अब क्या, मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूं, उसको आप लोग अभी देखो। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए लिख रहा हूं, नाइट्रोजन के लिए ये आपकी गैस है और यहाँ पर आपका जो है बच्चों, ये आपका टेम्परेचर है, केल्विन में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है आपका KH है, KH या फिर ये क्या आपका किलो बार, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब क्या, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या है, 293 केल्विन, और ये आपका क्या है, ये आपका 303 केल्विन, यहाँ आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये यहाँ पर KH का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 76.48, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका KH का वैल्यू है टेम्परेचर 303 केल्विन पे, वो दिया हुआ है 88.84, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के लिए ये सब याद नहीं करना है, इससे मैं अभी कुछ कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूँ, वो तुमको बस समझना है कि बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो गैस है, उसका जब टेम्परेचर इतना था तो KH का वैल्यू इतना था 76.48, और जब टेम्परेचर 303 केल्विन हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, 303 केल्विन हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका KH का वैल्यू बढ़ गया। मतलब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से KH का वैल्यू बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहां से अपन कंक्लूजन ये निकालेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से KH का वैल्यू बढ़ जाता है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, KH का वैल्यू बढ़ रहा है। और अभी तुमको मैंने बताया कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, X यानी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सोल्यूशन। समझ में आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सोल्यूशन, ठीक है ना, नजर आ रहा है प्रॉपर्ली, हाँ सब नजर आ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, लेकिन अगर KH बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस का मोल फ्रैक्शन कम हो गया मतलब सॉल्यूशन के अंदर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। मोल फ्रैक्शन का मतलब पहले अगर नंबर ऑफ मोल्स 100 थे, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 50 हो गए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम होना, नंबर ऑफ मोल्स कम होना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कम होना, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का कम होना, मतलब बच्चों सॉल्युबिलिटी
का कम हो जाना, सॉल्युबिलिटी कम हो गई। पहले जो 100 डिजोल्व थे, अब जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो यहां पर सिर्फ 50 ही डिजोल्व हो पा रहे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर आपको ध्यान रखना है। सॉलिड्स में क्या हो रहा था, कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिनमें क्या हो रहा था, आपके टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। समझ में आ गया? कुछ ऐसे मटेरियल थे जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट रही थी, और कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जिन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन गैस में देखो क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जा रही है। लॉजिक समझा? लॉजिक समझ में आ रहा है? वापस बताता हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए समझ में आ रहा है? अगर केएच का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कम हो जाएगा इन द सॉल्यूशन। तो अगर गैस के मोल फ्रैक्शन कम हो गए मतलब गैस के मोल्स कम हो गए, गैस के मोल्स कम हो गए मतलब गैस का जो आपका क्या है, अमाउंट है सॉल्यूशन में, वो कम हो गया, मतलब गैस कम डिसॉल्व हुई, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या लिखोगे तुम लोग? लिखोगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस। समझ में आ गया? गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है? चलो भैया, अपने को समझता है। इसी वजह से जो आपकी मछलियां हैं वो जब टेम्परेचर कम होता है ना, वो पानी में रहना पसंद करती हैं। ज़्यादा टेम्परेचर पे पानी में रहना पसंद नहीं करेंगी। क्यों? टेम्परेचर जब कम होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो उनको चाहिए वो डिजॉल्व ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन डिजॉल्व ज़्यादा होगा तो उनको अच्छा लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा तो ऑक्सीजन अगर कम डिजॉल्व होगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मछलियां जो है वो ठंडे पानी में रहना पसंद करती है बनिस्बत कि वो क्या हो, गर्म पानी में रहे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको समझा दी मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, तो याद रखिएगा, ठीक है? प्रेशर के बारे में भी समझा दिया और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझा दिया, दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इसके बाद और क्या है, और ये है कि कहां पर हेनरीज लॉ नहीं लगता है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बस इस पे हमारा अभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला, द गैस should be at low pressure and high temperature, LPHT। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होनी चाहिए गैस? दैट इज इट शुड बी आइडियल, या इट शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। इट शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है? क्लियर हो गया? तभी वो लॉ लगा सकते हैं आप, डाल्टन वाल्टन, क्योंकि डाल्टन का लॉ ही पार्शियल प्रेशर के साथ में डील कर सकता है। समझ में आ गया? सेकेंड है, देयर शुड नॉट बी एनी कंपाउंड फॉर्मेशन और एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कंपाउंड फॉर्मेशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस तरीके से इसको कैसे याद रखते हैं? LPTH, लापता। समझ में आ गया? ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूं, लापता, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्लियर हो गया? तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, लापता से याद रहता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर हाई बोल दो या हाई टेम्परेचर बोल दो, बात तो एक ही है ना, तो लापता से याद हो जाता है मुझे। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? तो क्या क्या समझ में आया बताइए? हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स में क्या पढ़ा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी dissolved in a unit volume of a liquid to form a saturated solution। समझ में आ गया? क्लियर है? ये अपने को समझ में आया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इसके बाद फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग देखा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी सेम होगी उस हिसाब से वो क्या होंगे, एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो उसको अलग तरीके से कैसे बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस is directly proportional to mole fraction of gas in the solution। समझ में आ गया? at equilibrium। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो उसको याद रखिएगा हेनरीज लॉ को।
और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आज मैंने आपको सारी चीजें करा दी, सॉल्यूशंस का स्वाहा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आगे जा करके, और अगले हफ्ते हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू।